Hi everyone, how are you all doing? I hope you all are all right. And आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज वन शॉर्ट वीडियो पार्ट 1. ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 1 है. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखिए, अब हमें देखो एक रूल तो सुन लो. हमें क्या करना है, आप सभी को NCERT की बुक्स निकाल के रखनी है. जो पॉइंट्स मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वहीं पर हाईलाइट कर लो या स्टार मार्क कर लो. अब देखिए, जब से ही हमारी सिविलाइजेशन हमारी जब से स्टार्ट हुई, जब से ही क्या हो रहा है, हमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स ले रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए. ठीक है, लेकिन देखिए अब पहले समझो कि क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है. हमारे चैप्टर ने क्या कहा है, बायोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बायोलॉजिकल इज रेफरिंग टू व्हाट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करनी है. ठीक है, लेकिन हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता है. देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं. ठीक है, मेरे पास क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं. और क्या करूँ अब मैं, देखो बुक्स को रखना है. अगर मुझे मान लीजिए मेरे घर में जो है 3 क्लासेस के जो हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे घर में. ठीक है, लेट्स सपोज वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एक है हमारे पास 11th क्लास में, एक है हमारे पास 12th क्लास में और एक है हमारे 8th क्लास में. हम 3 हैं लेट्स सपोज. ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की बुक्स को अरेंज करना होगा. नहीं तो क्या होगा कि जब लेट्स सपोज 8th वाला बच्चा आया, उसने अपनी बुक्स ढूंढी, सारी जगह ढूंढ ली, मिल ही नहीं रही है. मतलब या फिर बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मिल भी गई तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ढूंढने में. ऐसे तो नहीं चलेगा ना. तो हमने क्या करे, 3 बुक शेल्फ बनाए. एक बनाया 11th वाले बच्चे के लिए, एक बनाया 12th वाले बच्चे के लिए और एक बनाया हमने 8th वाले बच्चे के लिए. तो अब क्या हो गया, अब हमें आसानी हो गई, यहाँ रखी रहेंगी सारी बुक्स. अब हम इनको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे. हमने यहाँ क्या करा, क्लासिफिकेशन. मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लासिफिकेशन का और हमने देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करने से हमारा काम कितना आसान हो गया. सोचने में भी आसानी लग रही है ना. कि देखो अब खुद ही सोचो, यहाँ मान लो मैं ढूंढने तो 8th की बुक गई हूँ और मिल रही है मुझे 12th की 11th की, मुझे मेरी बुक्स ही नहीं मिल रही है. गलत हो जाएगा ना थोड़ा सा. इसीलिए अब देखो यहाँ पर पहले जो है इतना ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पर कोई भी क्लासीफाई नहीं करता था. क्योंकि अब आप लोग ही सोचो, पहले कहाँ इतने माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते थे, कहीं होते थे, नहीं होते थे. इतना खास कहाँ इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोप जो कि हम साइंटिफिक बेसिस पर कि हाँ ये एक सेल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये सेल है और सेल की मेरे पास जो है ये सेल वॉल है और मैं इस बेसिस पर जो है क्लासीफाई कर रही हूँ. नहीं था पहले ऐसा ये सब कुछ. ठीक है, तो हम हमारे पास अभी तो टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं थी. पहले बेसिक हम यूज़ पे, जैसे हमारे यूज़ में क्या आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. ये 3 चीज़ें हम वो हैं जो वो हम बेसिक यूज़ करते हैं. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. इसी के बेसिस पर हमारे साइंटिस्ट ने पहले क्लासिफिकेशन दे देते थे पहले. अब देखिए, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट. अब हम यहाँ करेंगे थोड़ी सी साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की. ठीक है, तो ये पहले अर्लीस्ट थे अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे प्लांट को ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में क्लासीफाई करने के लिए. देखो अब देखो, ट्री है ना, जो प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स को किस किस में क्लासीफाई करा, ट्रीज़ में. और हर्ब्स यानी कि जो स्मॉल छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट्स हैं. ठीक है, हर्ब्स में. प्लस क्या कर दिया, किस में, शर्ब्स में, जो मीडियम साइज्ड प्लांट्स हैं. ट्री जो बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, सो इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दी. यानी कि अब यहाँ उन्होंने ये तो क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे कि जो है हमारे पास जो ट्री होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं. शर्ब्स हो गए थोड़े मीडियम साइज़ के हमारे पास. ठीक है, और जो हमारे पास हर्ब्स रहेंगी वो तो बिल्कुल ही छोटी छोटी रहेंगी. ठीक है, कुछ इस तरीके से उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन दे दी. यहीं पर एनिमल्स के केस में अगर मैं बात करूँ
So he used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs, and he also divided animals into two groups. और वो दो ग्रुप कौन से थे? पहला तो वो ग्रुप था जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जिन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड सेल है और जिनके पास नहीं है, यानी कि एक तो थे जिनके पास रेड ब्लड्स हैं, जिनके ब्लड का कलर रेड है, और एक थे जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? रेड ब्लड सेल का क्राइटेरिया उन्होंने लिया था एनिमल्स के केस में, एंड जो हाइट का सिंपल मॉर्फोलॉजी का क्राइटेरिया लिया उन्होंने प्लांट्स के केस में। क्लियर हुआ सभी को? एरिस्टोटल ने क्या किया था? ठीक है, एरिस्टोटल जी ने क्या किया था? वो पहले थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया थोड़ा साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या किया? दोज हु हैव रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। सिंपल। ठीक है, अब लिन्नेयस जी आए। लिन्नेयस जी ने क्या कहा? अब उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। इस क्लासिफिकेशन में क्या किया? सिंपल प्लांट्स को और एनिमल्स ये कह दिया कि हमारा जो मतलब पूरा ब्रह्मांड है ना, तो उनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, एक हो गया प्लांट है, एक हो गया एनिमलिया, बस यही दो कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बना दो। ठीक है, दिस सिस्टम डिड, अब देखो उन्होंने बना तो दिया, ये प्लांटे हो गया, ये एनिमलिया हो गया, लेकिन क्या हम खुश हो गए इससे? उन्होंने बोला, देखो पहले, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये क्या कुछ भी बोल दिया उन्होंने और मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इतना नहीं था क्लासिफिकेशन का सिस्टम, तो थोड़ा हमें अभी और सा लग रहा है कि क्या प्लांटे और एनिमलिया कह के ख़त्म हो गई बात। बैक्टीरिया भी तो होते हैं, वो हमें अभी पता है ना, पहले माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। तो अब बाद में थोड़ा सा और डिस्कवरी हुई चीज़ों की, तो पता लगा कि भाई ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में हमें कोई डिफरेंस बता ही नहीं रहा। ठीक है, जहाँ यूकैरियोट्स आ रहे हैं वहीं प्रोकैरियोट्स आ गए, जहाँ यूनिसेल्युलर आ रहे हैं वहीं मल्टीसेल्युलर आ गए। ठीक है, और जैसे अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स में तो ग्रीन एल्गी भी थी। ग्रीन एल्गी किसके केस में थी? प्लांट्स के केस में। साथ में फंजाई यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक भी आ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक भी आ रहे हैं। इसी केस में जो एल्गी होती है इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंजाई में मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, होते तो यहाँ पर भी मल्टीसेलुलर भी है, यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन फिर भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेथड कुछ ना कुछ तो लैक कर रहा था। पहला पॉइंट क्या? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाया। दूसरा क्या नहीं कर पाया ये मेथड? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाया। तीसरा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाया। ठीक है, इजी तो था ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड तो था कि भाई बेसिकली सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में कर दिया, इसमें क्या मुश्किल है समझने में। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि किसी भी कैटेगरी में फॉल कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, कुछ भी मतलब हो ही नहीं पा रहा था, इसीलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। लेकिन besides gross morphology a need was found। सिर्फ और सिर्फ इस मॉर्फोलॉजी को देखने की बजाय एक ऐसा लगा हमें। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स सपोज कि प्लांट्स में के लिए उन्होंने लेट्स सपोज क्या देखा होगा कि भाई ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे। एनिमल्स वो हो गए जो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट तो मतलब ठीक है, मूवमेंट तो वो भी शो कर पाते हैं। प्लांट्स मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लोकोमोशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लांट्स क्या नहीं कर पा रहे? लोकोमोशन प्लांट्स नहीं कर पा रहे। लोकोमोशन नहीं कर पा रहे प्लांट्स, और एनिमल्स लोकोमोशन कर पा रहे हैं, इस बेसिस पे कर दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखकर हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें एक जो है हमारे ऑर्गेनिज्म में उसका सेल स्ट्रक्चर देखना है, कैसा है, उसकी वॉल कैसी है, वो किस तरीके से खाना खा रहा है, कैसे किस जगह पर वो रहता है, उसके मेथड्स क्या है रिप्रोडक्शन के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है,
तो अब यहाँ हाईलाइट करेंगे कि a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods for reproduction and the evolutionary relationships. थोड़ा सा इस लाइन पर ध्यान, इस वर्ड पे ध्यान रखना, evolutionary relationships, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का उसके पूर्वजों के साथ कैसा क्या नाता रिश्ता संबंध है, क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये आजकल ज़्यादा कॉन्सिडरेशन में लिया जा रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नाउ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दे हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब कि आज भी प्लांटे किंगडम तो आज भी है, प्लांटे तो किसी ने नहीं बदला ना, एनिमेलिया किंगडम भी आज भी है। देखो हमने देखा कि लिनेयस के टाइम के हैं ये प्लांटे और एनिमेलिया। अभी मैंने बताया ना आपको कि लिनेयस ने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, एक दिया था प्लांटे, एक दिया था एनिमेलिया, लिनेयस जी ने, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, प्लांटे, एनिमेलिया। लेकिन अब ये तो हो नहीं गया कि प्लांटे ही गायब हो गया, एनिमेलिया ही गायब हो गया। बस क्या हुआ कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो इनके अंदर हम लिस्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहले क्या जाते थे, फंजाई भी आते थे, लेकिन अब फंजाई नहीं आते हैं, ठीक है। एनिमेलिया में पहले मतलब अलग अलग चीज़ें आती थी, तो फिर अब वो नहीं यहाँ पर आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बदलते हैं, सेवरल चेंजेस अकर ओवर द टाइम। तो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. क्लियर हुआ सभी को, ये लाइन पूरी क्लियर हो गई। अब उनके नंबर और नेचर अदर ऑर्गेनिजम्स का, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हम अच्छे से साइंटिफिक बेसिस पे नेचर समझ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पर डिफरेंट तो हो ही जाएंगे जब हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा होगा तो, ठीक है। तो अब मैंने अपनी वीडियो को छोटा सा साइज़ कर लिया। अब देखो यहाँ इस टेबल पे ध्यान देना, हमारे पास ये टेबल क्या कह रही है। सबसे पहले हम करेक्टर्स देख रहे हैं, मतलब यहाँ करेक्टर्स दे रखे आपको, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो है किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दे रखी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि R.H. विटेकर ने दी थी इन द ईयर 1969। चलिए, उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मतलब ये तो पहले से ही थे, ये 3 किंगडम और ऐड हो गए, ठीक है। अब देखो मोनेरा में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेल टाइप की बात करूँ तो मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक थे, बाकी सभी यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ सभी को, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी यूकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पर सेल वॉल की बात करें तो एनिमेलिया में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो झंझट ही खत्म याद करने की। सेल वॉल प्लांट्स की तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सेल्यूलोज की आई होप ये तो सभी को याद होगी ही। फंजाई की और हमें याद करनी है, दैट इज काइटिनस सेल वॉल। प्रोटिस्टस में भी कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। आप देखोगे जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना, बहुत सारे लिंक बनाता है, बहुत सारे लिंक बनाता है प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम के साथ भी। मोनेरा मतलब पूरा लिंक कर रहा है ये प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। हम देखेंगे आगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक कौन थे, मोनेरन्स, बाकी सभी यूकैरियोटिक्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मोनेरन्स में एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 बढ़ती है, मोनेरन्स में तो सेल्यूलर ही होगी। प्रोटिस्टस जो है वो यूकैरियोटिक तो है, लेकिन उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर ही है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर ओनली, ठीक है। सो हमें कॉन्सेप्ट्स को इतनी बार क्लास में ही रिपीट करना है कि वो क्लास में ही याद हो जाने चाहिए। तो सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। मोनेरन्स क्या है, मोनेरन्स प्रोकैरियोटिक है। चलिए पहले मोनेरन्स का करते हैं। मोनेरन्स क्या है, प्रोकैरियोटिक है। देखिए मैं आपको बताऊंगी ना कि इनके अंदर बैक्टीरिया तो अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो अब याद हो जाएगा। इनके अंदर देखो मोनेरन्स के
मोनेरस के मोनेरा के बैक्टीरियाज आर दी सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया अब याद हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, है तो प्रोकैरियोटिक है तो सेल्यूलर ही होंगे। प्लस हमें क्या याद करना है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक में भी दोनों मतलब ये हर तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो टॉप कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक के कितने मेथड होते हैं? एक होता है कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स की हेल्प से, एंड एक होता है फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट की हेल्प से। दोनों तरीके के हैं यहाँ पर। प्लस ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स भी है, ठीक है। कहीं पर मतलब कमी नहीं छोड़ रही है, जहाँ जो जगह मिलेगी मतलब जो भी खाने का मिलेगा वही खा लेंगे, ठीक है। सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है। क्लियर हुआ सभी को? हेटेरोट्रॉफ्स में सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है। इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया को तो जो जहाँ जो कुछ भी मिलने वाला है उसी को खा लेंगे, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो भाई अपना खाना खुद ही बना ही सकते हैं, ठीक है। प्लस हमें जो बात याद करनी है दैट इज सेल वॉल। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अमाइनो एसिड्स क्या है? दे आर काइंड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के मोनोमर्स ही तो हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स, इससे बनी है इनकी सेल वॉल। लेट्स कम ऑन टू द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? अब याद क्या करना है? मोनेरा ही सिर्फ यूकैरियोटिक मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोटिस्टन्स भी हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड में याद रखना सेल्यूलर ही होगी। ज़्यादा आगे मतलब आगे जाकर डीप जो है आपकी क्लासिफिकेशन इंक्रीज होगी तो फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन अभी के लिए सेल्यूलर ही है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटिस्टेंस जो है ये कीमोसिंथेटिक नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कीमोसिंथेटिक, अब जहाँ जो कुछ अब केमिकल्स मिलेंगे तो उनसे खाना नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा सा ये डिक्रीज हो गए खाने के मामले में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद हो गई क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट ही होगी। सेल वॉल कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है, हर एक में प्रेजेंट नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर। आई होप आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे ना उसमें आसानी रहेगी, ठीक है। सो फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। प्लांट और एनिमलिया तो ईजी से है, याद हो जाएंगे। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रेजेंट विद काइटिन। अब काइटिन होती है काइटिन। अब देखो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको CHITIN को चाइटिन पढ़ते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में होती है काइटिन। क्लियर हुआ सभी को? काइटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, यूकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी सेल्यूलर तो हो गए, लेकिन यहाँ ल्यूज टिश्यू बने रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पर? हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेपेरोफाइटिक है, पैरासाइटिक। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक का पूरा मतलब ये अब खुद खाना नहीं बना सकते। प्लांट के केस में हमें सबको याद होना चाहिए कि ये ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। प्लांट का तो पूरा याद है। यूकैरियोटिक, सेल्यूलो सेल वॉल है, प्रेजेंट है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। टिश्यू या ऑर्गन तक के यहाँ पर लेवल आ गया, ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट है याद। एनिमलिया में क्या है? एनिमलिया को भी देख लो, यूकैरियोटिक है यानी कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल हमारे पास यहाँ पर नहीं होती। जूनियर क्लासेस में भी हम क्या पढ़ते थे? सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में सेल वॉल होती है ऑफ सेल्यूलोज और एनिमल्स में तो होती ही नहीं है, तो याद क्या करेंगे किस चीज़ की होती है ना, ठीक है। अब हमारे पास टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम तक की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हेटेरोट्रॉफिक है। ह्यूमंस की बात करें तो कैसे हेटेरोट्रॉफिक है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेपेरोफाइटिक भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? आई होप यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स कम ऑन टू द R.H. विटेकर। अब पूरा यहाँ से ऐसे याद रखो, R.H. विटेकर 1969। NCERT में आपको जो भी आपको यहाँ पर नाम दे दिए साइंटिस्ट के, डेट दे दी, ईयर दे दिए, इम्पॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है।
R.H. Whittaker in the year 1969. Recite with me. R.H. Whittaker in the year 1969. R.H. Whittaker in the year 1969 proposed a 5 kingdom system of classification. देखो जल्दी से ऊपर वाला हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले क्या हुआ, जल्दी से बोलो मेरे साथ. सबसे पहले क्या हुआ, एरिस्टोटल ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए. वहाँ पर इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज में, शॉप्स में एंड हर्ब्स में. ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर सिंपली उन्होंने बाहर से देखा कि हाँ ट्री इतना लंबा है तो मतलब इसको ट्री है, ये इनकी अलग कैटेगरी. ये शर्ब है, ये मीडियम साइज है, इनकी अलग कैटेगरी. और हर्ब बेचारे छोटे छोटे, इनकी अलग कैटेगरी होगी. एनिमल्स को किस बेसिस पर डिवाइड करा कि उनके पास आरबीसीज है या नहीं है, ये उन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना लिए. लिन्नेयस जी आए, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा एक बना दो प्लांट है, एक बना दो एनिमल है, दैट्स इट. लेकिन इनका ये सिस्टम था, ये नहीं बता पाया कि भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में. हम ये भी नहीं कह सकते कि प्लांट में सारे यूकैरियोटिक हैं या फिर सारे प्रोकैरियोटिक हैं और वाइस वर्सा. ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे यूनिसेलुलर हैं या सारे मल्टीसेलुलर हैं ना. वहाँ फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक का बेसिस करा तो दिक्कत, मतलब पूरा ही दिक्कत है ना. क्या क्या बेसिस होने चाहिए क्लासिफिकेशन के, दिस कैन बी क्वेश्चन. ठीक है, नेचर ऑफ वॉल, ये हमारा ना एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है. नीट में तो शायद ना भी आए लेकिन एग्जाम में ज़रूर आएगा. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationship, also known as phylogenetic relationship. phylogenetic relationships clear हुआ सभी को, clear everyone. ठीक है, क्या क्या बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का. ठीक है, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द स्टेबल, जहाँ हमने पढ़ा कि मोनेरन्स जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा, बाकी सभी यूकैरियोटिक. मोनेरन की जो है नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, अमाइनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर इन बोथ प्रोटिस्टेंट्स एंड मोनेरन्स. उसके बाद मल्टी सेल्यूलर स्टार्ट हो जाती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो मोनेरन्स को जहाँ जो मिलेगा वही खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो खुद बना लेंगे, बस अच्छे से सीधे साधे हैं बेचारे. प्रोटिस्टा क्या है, कुछ कुछ में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमेलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है. फंजाई में काइटिनस सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल प्लांट्स में देखने को मिलती है. क्लियर हुआ सभी को. अब हम चलते हैं अपने R.H. विटेकर जी के सिस्टम पे. इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर उन्होंने बताया, मतलब नाम क्या दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये उन्होंने यहाँ पर नाम दे दिए. यहाँ मेन क्राइटेरिया क्या लिया गया क्लासिफिकेशन करने का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि R.H. विटेकर ने कौन सा क्राइटेरिया लिया क्लासिफिकेशन का. सो योर आंसर शुड बी, यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया क्या के लिए, द मेन क्राइटेरिया for the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो होने चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर ले लिए. क्लियर हुआ सभी को. कौन कौन से मेथड लिए क्लियर. अब देखिए यहाँ पर 3 डोमेन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सो 3 डोमेन सिस्टम में क्या हुआ, 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा. 3 डोमेन मतलब कि बेसिकली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं. ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं. बेसिकली इन्होंने क्या किया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि जो है हमारे पास मोनेरन्स के ही 2 बना दिए. ठीक है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन. ठीक है, मोनेरा के 2 बना दिए, आर्क एंड साइनो जो भी है, मतलब बाद में बात करेंगे इनकी. ठीक है, सो मोनेरा की ही 2 बना दिए, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, सारे यूकैरियोटिक जगह और मोनेरा के प्रोकैरियोटिक 2 जगह आ गए. ठीक है, जो कि हमें हायर क्लासेस में पढ़ने, अभी नहीं पढ़ने. ठीक है, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the
क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब पढ़ लो इसको, जब भी पता लगेगा कि क्या दिक्कत आई थी पहले, ठीक है, और किस तरीके से हमने अपने सिस्टम क्लासिफिकेशन का बढ़िया करा, अच्छे से करा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहले तो क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म सभी अंडर प्लांटे थे। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में आज के टाइम पे कौन कौन है अंडर प्लांटे? आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर अंडर प्लांटे। ये जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, ये तो है ही नहीं ना, तो पहले सबको प्लांटे के अंदर लिया गया था, ठीक है। और जिस करेक्टर के बेसिस पर लिया गया था वो था सेल वॉल। मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास काइटिनस यानी कि होती है, ठीक है। तो सेल वॉल के बेसिस पर जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि प्लांट्स आर दोज हु हैव सेल वॉल एंड एनिमल्स आर दोज हु डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, दैट इज एन एनिमल। जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है वो एनिमल हो गया। ये करेक्टर सिंपल सा यहाँ यूज करा गया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर कि हाँ यहाँ मेरे पास सेल वॉल है, इस बेसिस पर हमने उनको एक साथ इकट्ठा तो रख दिया, लेकिन अदर कुछ भी करेक्टर देख लो, सिर्फ उस बेसिस पर क्यों रख दिया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनकी सिमिलैरिटी तो है ही नहीं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है मेरे पास, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक, इन ब्लू ग्रीन एल्गी को जो कि प्रोकैरियोटिक ही हैं, इनको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। देखो यहाँ प्लांट्स के साथ रखा था, है ना, प्लांट्स के साथ रखा था ना। प्लांट्स में क्या क्या थे, ये सभी ये क्या थे, ये यूकैरियोटिक थे, यहाँ रख दिया इनको, बताओ, ठीक है। और इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिस। अब देखो यहाँ ये जो एनसीईआरटी लाइन कह रही है ना, ये अब भी मतलब अभी तक एनसीईआरटी में ठीक नहीं की गई है। मतलब एनसीईआरटी ने खुद कहा है कि क्या हुआ था और अब भी वही कह रखा है जो हुआ था वही, ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर, जैसे कि क्लमाइडोमोनास एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का तो बता दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड योर अदर ग्रुप जो कि यूकैरियोटिक थे, यहाँ पर ये हमने देखे थे, ठीक है, ये देखे थे हमने। और अब देखो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो कि एक यूनिसेल्यूलर है एक मल्टीसेल्यूलर है, उन दोनों को अंडर एल्गी रख दिया, फिर से गलत कर दिया, है ना। सो ये क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही थी हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी, जैसे कि फंजाई को एक साथ रखा था प्लांट्स के साथ, ठीक है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक करेक्टर को तुम पढ़ लोगे इतना अच्छे से, ठीक है, तो उससे इतना वो नहीं हो सकता ना, काम नहीं चलेगा। क्लियर? When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. Fungi का अलग ही kingdom बना दिया, kingdom fungi। अच्छा, कौन से characteristics पढ़े थे? Let's study them also. A characteristic difference in their wall composition. Fungi के पास क्या होता है? काइटिन। डिफरेंट हो गई सेल वॉल। सेल्यूलोसिक तो प्लांट्स की होती है, फंजाई की कैसे हो जाती है? काइटिनस। When such characteristics were considered, मतलब प्लांट्स की तो अलग हो गई, सेल्यूलोजिक हो गई, ठीक है, प्लांट्स की कैसी हो गई? सेल्यूलोजिक हो गई। एंड यहाँ पर फंजाई की कैसी हो गई? फंजाई की काइटिनस हो गई, ठीक है। सो इस बेसिस पर जो है मतलब अलग ही किंगडम यहाँ पर बना दिया। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम इकट्ठा पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर, और मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेल्युलर, एक लाइन में बताऊंगी आपको पूरे प्रोकैरियोट्स के बारे में, मतलब मोनेरस के बारे में। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स कह दिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है, यानी कि दैट इज अंडर मोनेरा। क्लियर? यहीं पर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट हटा के यूनिसेल्युलर की जगह, मतलब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ, जस्ट अ सेकेंड,
यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कह दूँ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट में क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर रख दिया हमने, मोनेरा के अंदर, और बाकी के यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है दैट हैज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell walls, ठीक है। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, इनको भी साथ में रख दिया था, विच और रख दिया गया है, जो कि पहले एनिमल वर्ल्ड में रखे थे, ठीक है, एनिमल किंगडम में रखे थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। मतलब यहाँ थोड़ा सा घिच-पिच कर रखी थी पहले। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले क्या करा था, एल्गी में मतलब रखा गया था, with the plants and both having cell wall, पैरामीशियम और अमीबा जो कि एनिमल किंगडम में रख दिए थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सो इन्होंने क्या किया, इट इज पुट टुगेदर सम ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। सिर्फ और सिर्फ जैसे सेल वॉल के बेसिस पर क्या हुआ, सेल वॉल नहीं है, मतलब सेल वॉल है तो प्लांट हो गया, और यहीं पर अगर मैंने सेल वॉल हटा दी तो एनिमल हो गया। तो मतलब ये कुछ सूट नहीं करा, सिर्फ यही एक करेक्टरिस्टिक लिया तो, ठीक है। सो प्रोटिस्टा अलग ही इनका किंगडम बना दिया कि ये कोई डिस्टर्बेंस यहाँ बीच बीच में क्रिएट आकर ना करे, ठीक है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, इसीलिए अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया। सेल वॉल का क्राइटेरिया अगर हम पहले सिर्फ और सिर्फ ले रहे थे, अब मैंने वो चेंज करके और ज़्यादा क्राइटेरियाज वहाँ पर ऐड कर दिए। तो लिस्ट जो मैंने पहले बताया था कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर एनी वन किंगडम चेंज्ड, क्लियर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर ऑल्सो, तो डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फ्यूचर में भी ये अब ऐसा नहीं होगा कि आज 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन और 6 डोमेन क्लासिफिकेशन है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है तो यही रहेगी फ्यूचर में। ऐसा सोचना बिल्कुल महापाप है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा, फ्यूचर में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर भी, ठीक है। सो in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification। और हमारे जो प्लांट और एनिमल हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे, उनके तो अलग ही चैप्टर हैं, प्लांट किंगडम एंड योर एनिमल किंगडम। तो सभी को क्लियर हुआ, मतलब अभी तक जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, कितनी देर तक, 32 मिनट्स तक अभी तक जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज ऑल की सिग्निफिकेंस क्या है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी स्टार्ट कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा को। मोनेरा के मैंने बता दिया, बैक्टीरियाज आर दी सॉल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये मतलब मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक मुट्ठी मतलब सॉइल लोगे ना तुम, अगर एक मुट्ठी मिट्टी लोगे उसमें भी हंड्रेड्स में मिलेंगे हमारे पास ये बैक्टीरिया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी जगह, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट सारी जगह प्रेजेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिल रहे हैं हमें। Yes, you are right. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans। यहाँ पर भी मिलते हैं ये, ठीक है। अब क्या हम लोग रह सकते हैं डीप ओशियंस में? क्या हम लोग रह सकते हैं इतनी ठंड स्नो में? इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑल्सो देयर कि इतनी ठंड में विदाउट जैकेट, ठीक है, विदाउट एनी वार्म क्लोथ, ठीक है। तो विदाउट जैकेट हम नहीं रह सकते। मतलब हमारी जो ह्यूमन नॉर्मल बॉडी है वो इतने बड़े ज़्यादा टेम्परेचर जैसे डेजर्ट में होता है, फिर इतने कम टेम्परेचर जैसे जहाँ स्नो में होता है, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैक्टीरियाज के बेसिकली 4 कैटेगरी बना दी। देखो जैसे कि कोकाई, पहला क्या है कोकाई। अब देखो कोकाई कैसे हैं, स्फेरिकल शेप्ड। अब कैसे याद करना है, देखो COCCI, सारे गोल गोल हो रहे हैं ना, गोल गोल CBOB मतलब ये सारे गोल गोल से है ना कुछ, तो गोल गोल ही शेप है इनकी। कोकाई स्फेरिकल, कोकाई कैसे हैं, स्फेरिकल। बैसिलाई कैसे हैं, रॉड शेप्ड, रॉड जैसे दिख रहे हैं ना, रॉड शेप्ड। स्पाइरलिया को देख लो, स्पाइरल से बन रहे हैं, है ना, तो बस स्पाइरलियम जैसे स्पाइरला, स्पाइरल शेप्ड, क्लियर। विब्रियो कैसा है, कॉमा,
कॉमा बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर सभी को? तो यहाँ शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं चिन्नू मुन्नू से, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वेरी सिंपल, लेकिन देखो उनका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कई बार तो बैक्टीरियाज की वजह से ह्यूमंस में भी बड़े बड़े इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से है, ठीक है, छोटा है पर बिल्कुल मोटा है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दे हैव, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज एज अ ग्रुप, bacterias as a group show the most extensive metabolic diversity। ये important है कि bacterias as a group most extensive metabolic properties यहाँ पर diversity show करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अकेला बैक्टीरिया नहीं, किंगडम की बात करेंगे तो नहीं, ग्रुप की बात करी जाएगी तो यहाँ पर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है, और कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक की तो एग्जाम्पल है ये। ऑटोट्रॉफिक पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है, और बल्कि मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, कुछ हैं जो थोड़े अच्छे से हैं कि हाँ भाई अपना खाना खुद बना लेंगे हम, नो प्रॉब्लम, लेकिन बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। देख लो बैक्टीरियाज की क्लासिफिकेशन, आर्के बैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरियाज। आर्के बैक्टीरियाज क्या है? Archaebacteria special bacteria, you know, they are special bacteria since they can live in some of the most harsh habitats, जैसे कि extreme salty areas। देखो जो salty areas में रहेंगे ना, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, उनको हम कहेंगे हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहेंगे, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, एसिडिक फिल मीन्स जो उसको उस चीज़ को पसंद करे, दैट लाइक्स इट, ठीक है। सो थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स एंड मेथनोजन्स मार्शी एरियाज में जो रहते हैं, ठीक है। अब जो आर्के बैक्टीरिया हैं, ये जो दूसरे बैक्टीरिया जो हमने दूसरी लाइन यहाँ पर बना रखी है यू बैक्टीरियाज की, इनसे डिफर क्यों करते हैं कि आपको पता है? दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो दिस में भी अ क्वेश्चन कि आर्के बैक्टीरियाज में ऐसा क्या है जो कि वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। सो दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि मान लीजिए ये एक सेल है हमारे पास प्रोकैरियोटिक, तो अगर सेल वॉल इनकी डिफरेंट, सेल वॉल इनकी अच्छी मजबूत नहीं होगी, सेल वॉल में अदर कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर, इतने ज़्यादा यहाँ पर मार्शी एक्सट्रीम कंडीशंस को कैसे सह पाएंगे, ठीक है। सो दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस एज वेल, in the extreme conditions as well. So methanogens कहाँ पर present होते हैं? They are present in the gut of several ruminant and animals. Ruminant जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल्स, ठीक है। सो रूमिनेंट्स की जो है गट में वो प्रेजेंट होते हैं, कौन? मिथेनोजेंस, ठीक है, सच एज काउज एंड बैफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। मिथेन बायोगैस बनती है ना गाय के गोबर से, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मिथेनोजेंस की। आर्के बैक्टीरिया क्लियर सभी को? लेट्स कम ऑन टू द यू बैक्टीरिया। देखो जल्दी से हम जो है यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया को रिवाइज करेंगे, प्लस पूरा मोनेरा रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया सारी जगह मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं। कोकाई जो है उनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल, COCCI, कुछ इस तरीके से सारे गोल 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 बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो गोल गोल शेप भी स्फेरिकल। बैसिलाई क्या है? रॉड शेप। स्पाइरिलियम क्या है? स्पाइरल शेप। विब्रियो क्या है? कॉमा शेप। विब्रियो क्या है? कॉमा शेप। क्लियर एवरीवन, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है 3 टाइप्स के होते हैं, हेलोफिल्स,
मेथानोजेंस एंड थर्मोआसिडोफिल्स, बल्कि ये जो आर्के बैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से ये इतनी सर्वाइवल कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। क्लियर यू बैक्टीरियाज की अगर अब मैं बात करूँ, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू का मतलब पता है आपको क्या होता है? यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू। क्लियर एवरीवन? सो यू मीन्स व्हाट? ट्रू, यानी कि यू मीन्स ट्रू। ओके, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल। मोटाइल कैसे होंगे? मोटाइल जैसे कि ये सेल है तो फिर यहाँ मोटाइल कैसे होंगे? जब यहाँ फ्लैजिला होगा जब भी तो मोटाइल होंगे, फ्लैजिला नहीं तो मोटिलिटी नहीं, तो फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे। सो इफ मोटाइल दे हैव अ फ्लैजिलम। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। सो दे हैव अ क्लोरोफिल ए, दे हैव क्लोरोफिल ए, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ये ग्रीन प्लांट होते हैं, इनके पास भी वही वाला क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। नाउ जो ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दे आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, यानी कि सिंगल सेल की फॉर्म में भी मिलते हैं या कॉलोनी भी वो बना सकते हैं या फिर फिलामेंट की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये तो बता दिया कि किस तरीके से वो मिल सकते हैं। ये हो गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हो गया किस तरीके से मिलते हैं, ये हो गया इनका हैबिटेट, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, the colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often forms bloom in polluted water bodies. This is important that they often forms bloom in the polluted water body. देखो अब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग, ये क्या है? यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये क्या है साइड में जो ब्लू कलर से जो लेयर शो कर रखी है? दिस इज योर gelatinous sheath। ठीक है, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells that are called heterocyst। ये देख रहे हो, ये heterocyst, ये देख रहे हो, ये वाले सेल, ये वाले, ये इस तरीके से जो आपको सर्कल यहाँ पर वॉयलेट से कलर में आपको शो कर रखा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेटेरोसिस्ट। यहाँ पर क्या कर पाते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल्स आर योर नॉस्टॉक एंड एनाबिनम। नॉस्टॉक एंड एनाबिनम याद करेंगे मेरे साथ। नॉस्टॉक एंड एनाबिना कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द हेटेरोसिस्ट। इनके साइड में क्या होती है? कि म्यूसिलेजिनियस जेलिटेनियस शीट होती है। यू बैक्टीरियाज क्लोरोफिल ए दे हैव सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्लियर हुआ सभी को? टॉकिंग अबाउट द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, दे ऑक्सीडाइज वेरियस, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, रिड्यूस करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं। सो बेसिकली ऑक्सीडाइज ही करा जाता है, तो ऑक्सीडाइज ही करते हैं। क्लियर, सो ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रही हैं बहुत सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। सो ऑक्सीडाइज कर रही हैं बहुत सारी किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमारे पास हो गया नाइट्रेट्स, ठीक है, हमारे पास हो गए नाइट्राइट्स, ठीक है, हमारे पास क्या हो गए? अमोनिया। तो इन सभी को ऑक्सीडाइज करके अब जो इनको जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, अब जो एनर्जी मिल रही है वो अपने एटीपी प्रोडक्शन को बनाने में काम कर लेते हैं उसका। ठीक है, और अब इनका इकोलॉजिकल रूल यहाँ पर दे रखा है, इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, यहाँ से they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ठीक है, so this is their ecological role। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करी, ठीक है, सो ये सभी यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में बता रही हूँ मैं आपको, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है? हम बात करें अगर साइनोबैक्टीरिया की, तो उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, यहाँ पर इनके ये बता दिए कहाँ कहाँ रह सकते हैं ये।
हेटेरोसिस्ट के बारे में भी बात करी है हमने। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेंगे, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड उनका मतलब उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे अपना एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर। Now they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus and sulfur plus iron. Clear हुआ सभी को। Now talking about the heterotrophic bacteria. ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में क्या होगा, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में। क्लियर। सो देखो सबसे ज़्यादा अबंडेंट तो पहली बात बैक्टीरिया है, उनमें से भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास बैक्टीरियाज ही नहीं है तो फिर कोई भी सामान जो सड़ जाता है उसका क्या होगा, क्या कहते हैं हम कि सामान सड़ गया तो फिर मतलब थोड़े दिन बाद हम देखते हैं ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है, बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। प्लस दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स ऑल्सो। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग। अब कर्ड फ्रॉम मिल्क बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए हमको, लैक्टोबैसिलस। अब देखो यहाँ पर बैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड। अब हमको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस है पक्का रॉड शेप्ड ही होगा, है ना। प्लस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं लेग्यूम्स में। ठीक है, हेटेरोसिस्ट के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, रूट्स में एक्सेट्रा। कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, क्रॉप्स में भी हार्म कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स और पैट्स को भी हार्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां दे दी भाई, नाम देख लो इनके। ठीक है, तो कौन कौन से बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। कौन कौन से हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर, फिशन के थ्रू। सो बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस मेनली बाय द प्रोसेस फिशन। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर्स बना देते हैं, प्लस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। देखो प्रिमिटिव मीन्स बहुत ही सिंपल टाइप का, जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, सॉरी डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, कुछ इस तरीके से। नाउ माइकोप्लाज्मा पर गाइस बहुत क्वेश्चन आते हैं। माइकोप्लाज्मा आर इम्पोर्टेंट। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म जो कि कंप्लीटली सेल वॉल को लैक करते हैं, सबसे छोटे लिविंग और सेल हैं जो कि अपनी धरती पे विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये है हमारे प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटिस्ट एज वेल। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी प्रोटिस्टा की कैटेगरी के अंदर हमने डाल देने हैं। प्रोटिस्टेंट्स होंगे वो सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, प्रोटिस्टेंट्स। लेकिन बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स आर नॉट defined. ठीक है, what may be a photosynthetic protestant to be one biologist of a plant to another. ठीक है, एक मतलब एक बायोलॉजिस्ट सोच सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक मतलब जो है प्रोटेस्टेंट है, लेकिन दूसरे सोच सकते हैं प्लांट है। मतलब ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो ये हमारे प्रोटेस्टेंट्स हैं इनकी बेसिकली जो कैटेगरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोल्स, प्रोटोजोआ एंड प्रोटेस्टा, ये सभी अंडर प्रोटेस्टा कैटेगरी लाई करते हैं। ये हमने जो है डिटेल में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। सभी मतलब पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमने पढ़ रखा है अच्छे से। तो दिस इज़ वन शॉट, तो डिटेल में भी हमने पढ़ रखे हैं। अब देखो ये प्राइमरीली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिंक बनाते हैं, ये वाला किंगडम बहुत ज़्यादा लिंक बनाएगा प्लांट्स के, एनिमल्स के और फंजाई के साथ। ठीक है, बीइंग यूकैरियोटिक प्रोटिस्टेंट की सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो सबको पता है कि भाई बढ़िया न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड वहाँ पर ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, कुछ के पास क्या होता है, कुछ के पास फ्लैजिला होता है और सीलिया। ठीक है, कुछ के पास क्या है, कुछ के पास फ्लैजिला है या कुछ के पास हमारे पास सीलिया है। ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस। सेक्सुअली कैसे, सेल फ्यूजन से, जाइगोट फॉर्मेशन से। क्लियर।
क्राइसोफाइट्स की बात करूँ तो यहाँ आएंगे डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन एल्गी आर नोन एज डेस्मिड्स। क्या कहते हैं हम गोल्डन एल्गी को? डेस्मिड्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर गोल्डन एल्गी को क्या कह दिया गया? डेस्मिड्स। तो जो हमारा ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का, इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ये कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। अगर पैसिवली वाटर करंट में, यानी कि जैसे इस तरीके से हमारा वाटर इस जगह जा रहा है, तो इसी जगह लेट्स सपोज ये भी क्राइसोफाइट्स मूव करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हम प्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन्स दे मूव पैसिवली इन द वाटर करंट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। लेकिन मोस्ट वर्ड इज यूज देयर, मोस्ट यूज करा है। ठीक है, अब डायटम्स की बात करूं, सो द सेल वॉल सो इन डायटम, देखो डायटम दो एटम कुछ इस तरीके से, हाइपोथिका एपिथिका कुछ इस तरीके से, मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, एपिथिका हाइपोथिका कुछ इस तरीके से वो अपने यहाँ पर सेल वॉल बनाते हैं लाइक द सॉप बॉक्स। ठीक है, ओवरलैपिंग शेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्स में क्या रहता है? वॉल्स हैव सिलिका डिपोजिशन, सिलिका डिपोजिशन रहती है, इसीलिए वो क्या होते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। जिस पर्टिकुलर जगह में वो रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी सिलिका अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा ये है प्रेजेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, डिपोजिशन कर दी, एक्यूमुलेशन कर दी बिलियंस ऑफ ईयर्स से। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, ये जो डायटम्स की वजह से हमारी जो अर्थ सिलिका प्रेजेंट हो गया ना, उसी को हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups। इन सभी कामों के लिए हमारी वाली सॉइल जो है काम आती है। क्लियर हो गया? क्लियर नाउ? अब देखो यहाँ पर, देखो अब क्या कहा है, ये क्लियर हुआ? डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया पूरा डायटम जो होते हैं। डायटम्स के केस में एक होता है एपिथिका, एक होता है हाइपोथिका। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ही सिलिका डिपोजिशन है। कौन सी? सिलिका डिपोजिशन है, जिसकी वजह से हमारी कैसी बनी हुई है अर्थ? डायटोमेशियस अर्थ बनी हुई है। क्लियर? और ये किस काम आते हैं? क्राइसोफाइट्स का। और क्लियर? डेस्मिड्स एंड डायटम्स थे सिर्फ और सिर्फ। नाउ कमिंग ऑन टू द डायनोफ्लैजिलेट्स। सो ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। या सो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना इनको भी। सेल वॉल की बात करें तो हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेस ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, इसीलिए डायनोफ्लैजिलेट्स कहा गया है। ठीक है, एक तो लॉन्गिट्यूडली लाइज करेगा और एक ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, वेरी ऑफन जो यहाँ पर हमारे पास है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, जैसे कि हमारे पास गोनियालेक्स यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, वो इतनी ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है एज दे आर मैरीन, यानी कि सी में प्रेजेंट होंगे, तो वो पूरे सी को रेड 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 रेड, क्योंकि वो रेड कलर के भी तो है ना, इस फिनोमिना को कहते हैं रेडिटाइट्स। और ये क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय देम, और इतने ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो कर रहे हैं तो फिर वो दूसरे मैरीन एनिमल्स को भी किल कर देते हैं, जैसे कि फिशेस। दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि याद रखने लायक है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो ये बता दिया मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स। अब यहाँ पर देखिए इनके कलर रहते हैं अलग अलग, येलो है, ब्राउन है, ब्लू है, रेड है, कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है इस बेसिस पे ये होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर फरो है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर?
ठीक है। अब देखो क्राइसोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करेंगे। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैरीन इन्वायरमेंट में भी मिलेंगे, ठीक है। नाउ ये क्या है, प्लैंकटन, ठीक है। बहुत सारे इनमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब बात करें डायटम्स की, देखो अभी तक बात कर रहे थे डेस्मिड्स की। डायटम्स एंड डेस्मिड्स are found in desmids are found in fresh water as well as in marine environment। अब डायटम्स की बात करूँ तो सेल वॉल जो है इनकी, द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स जो कि एक दूसरे के साथ सॉफ्ट बॉक्स की तरह रहते हैं। सिलिका यहाँ पर लेयर रहती है, इससे क्या बनती है इनकी वॉल, मतलब पूरा सेल कैसा हो जाता है, इंडेस्ट्रक्टिबल। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, सेल वॉल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी अर्थ को कहा गया है डायटमेशियस अर्थ। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। दे आर यूजफुल इन पॉलिशिंग, filtration of oils and syrups। Diatoms are the chief producers in the ocean। This is very important, ठीक है। इस पॉइंट को हम करेंगे हाईलाइट। डाइनोफ्लैजेलेट्स के हमने देख लिया, मैरीन और फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। कलर वेरिएशन है, इनकी पिगमेंट कौन सी है उस बेसिस पर, ठीक है। दो यहाँ पर फ्लैजिला रहते हैं इस तरीके से, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। नाउ रेड टाइड्स का भी केस पढ़ लिया हमने। यूग्लेनॉइड्स की अब बात करते हैं हम, यूग्लेनॉइड्स की। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लेनॉइड्स की बात करी है, मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लेनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल की जगह उनकी एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है उनके पास, दैट इज कॉल्ड एज पैलिकल। क्या बोलते हैं उसको, पैलिकल, ठीक है, जो इनकी बॉडी को फ्लैक्सिबल बना देती है, ठीक है। इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। एक तो मतलब छोटा सा ही होता है, मतलब देखो ये रहा, ये शॉर्ट एंड एक लॉन्ग वन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of the sunlight they behave like heterotroph। देखिए लिंक बना रहा है, फोटोसिंथेटिक भी है एंड हेटेरोट्रॉफ भी। क्या मतलब है, मतलब दोनों ही काम कर रहा है ना, मतलब सनलाइट नहीं मिलेगी तो हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा, सनलाइट मिल गई तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बन जाएगा। दिस लिंक, ठीक है। बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफ भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रिडेट करता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल इज योर यूग्लेना, ठीक है। इनकी भी पिगमेंट्स जो हैं यूग्लेनॉइड्स की भी, जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के केस में, हायर प्लांट से इनकी पिगमेंट्स मिल रही है। यूग्लेनॉइड्स का यूग्लेना इज अ सिंपल एग्जाम्पल, यूग्लेना, क्लियर। देखिए यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हमने इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। दिस इज एनसीईआरटी वन शॉट। अगेन आई एम सेइंग यू कैन गो टू दोज डिटेल वीडियो इफ़ यू हैव टाइम। देखिए अब इनके पास क्या है, ये पैलिकल वाली लेयर है। पैलिकल कौन सी लेयर होती है, जो कि प्रोटीनेशियस होती है, पैलिकल लेयर, ठीक है। पैलिकल लेयर क्या करती है, इनको जो है फ्लैक्सिबल बना देती है, फ्लैक्सिबल बना देती है। एक क्या है, ये छोटा फ्लैजिला, एक क्या है, देखिए कितना बड़ा फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। क्लियर हुआ। स्लाइम मोल्ड्स की बात करूं सो दे आर सेपेरोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ये हेटेरोट्रॉफिक आ गया ना, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। बॉडी उनकी कैसे मूव करेगी, डिकेइंग टुक्स की तरफ, लीव्स की तरफ, जो कि एंगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सूटेबल कंडीशंस वो क्या बनाएंगे, एक एग्रीगेशन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये वाला प्लाज्मोडियम अलग है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, जो कि ग्रो करता है, स्प्रेड भी हो जाता है, सेवरल फीट्स तक ऊपर यहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड हो सकता है। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में देख लिया है तो हमने सूटेबल कंडीशंस में कि एग्रीगेशन बना देंगे जिसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। अनफेवरेबल कंडीशंस में जो प्लाज्मोडियम है दैट डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के पास क्या होगा, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स,
और वो स्पोर्स क्या करेंगे, दे पोजेस ट्रू वॉल्स, ये स्पोर्स हैं, इनके पास बढ़िया सी वॉल रहती है जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे सालों तक अंडर एडवर्स कंडीशंस एज वेल। ठीक है, तो ये स्पोर क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट्स के थ्रू, जैसे एयर इस साइड जा रही है तो स्पोर्स उड़कर इसी साइड चले गए। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स की फर्दर कैटेगरी अब हमारे पास, सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, प्रेडेटर्स या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। 4 मेजर कैटेगरी है। एमीबॉइड, एमीबॉइड मतलब देखो फ्रेश वाटर में रह लो या सी वाटर में मॉइस्ट सॉइल में मतलब रह सकते हैं। क्या करेंगे, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स फीट, इस झूठे पैरों को बाहर मारेंगे। और जैसे अमीबा, अमीबॉइड, अमीबा इज योर एग्जाम्पल, अमीबॉइड, अमीबा इज योर एग्जाम्पल। ठीक है, अमीबा में क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया, हम सबको पता है। मैरीन फॉर्म्स में क्या होगा, सिलिका शेल्स होंगे उनकी आउटर सरफेस पे। मैरीन फॉर्म्स में उनकी आउटर सरफेस में सिलिका सेल होंगे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट्स। अमीबा और उसी का भाई एंटामीबा। क्लियर, अमीबॉइड में अमीबा एंड एंटामीबा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में सिंपल सी बात है, फ्लैजिलेटेड कहा मतलब कहीं ना कहीं फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला होगा, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक हैं तो भाई डिजीज तो कुछ ना कुछ करे बिना रहेंगे नहीं। ठीक है, एंड डिजीजेस आर लाइक द स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है फ्लैजिलेटेड का, ट्राइपोनोसोमा। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा। क्लियर, तो स्लीपिंग सिकनेस एग्जाम्पल इज योर ट्राइपेनोसोमा। सीलिएटेड में सीलिया, सीलिया वर्ड आ गया कहीं ना कहीं, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। और सीलिया 1, 2, 10, 20 तो होते नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। ठीक है, सो सीलिया की वजह से दे आर मतलब एक्वेटिक हैं तो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यहाँ सीलिया भी है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। कैविटी इज नोन एज गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड द बॉडी ऑफ, मतलब जो बॉडी है इनकी वही है सेल की सरफेस। ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया। अब एक सीलिया अगर इस साइड मूव करेगा, सारे इसी साइड मूव करें तो उसी साइड की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल इज फेमस एग्जाम्पल स्लीपर शेप्ड पैरामीशियम। ठीक है, मतलब सीलिएटेड का और एमीबॉइड का तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, अमीबा का स्यूडोपोडिया करके याद हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड का याद रखना है कि भाई पैरासाइटिक है तो डिजीजेस कॉज कर देते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है जैसे कि ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, स्पोरोजोन्स की अगर मैं बात करूं सो दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम। अब ये वाला प्लाज्मोडियम अलग है, पता है आपको, वो जो एग्रीगेशन वाला बताया था मैंने, वो प्लाज्मोडियम अलग है, ये अलग है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बेसिकली ये क्या है, स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं इनकी, वो भी इन्फेक्शियस। क्लियर हुआ सभी को आज का कॉन्सेप्ट, मतलब आज का हमारा जो सेशन रहा वो 1 घंटे का रहा लगभग, और आज हमने मोनेरास को और प्रोटिस्टेंट्स को क्लियर कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई मतलब जैसे बहुत ही सिंपल किंगडम है, अच्छा बेसिक है। ठीक है, और फिर हम प्लांट एनिमेलिया की बेसिक नॉलेज लेंगे, देन वी मूव ऑन टू द वायरसेस एंड द वायरॉइड प्लस लाइकेंस वगैरह के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारा पार्ट 1 क्लियर होता है 1 शॉट का, एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फंजाई, प्लांट एनिमेलिया, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस वगैरह। क्लियर, सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।